तो जी हाँ, पुलवामा हमला एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर न तो कोई राजनीतिक बहस होनी चाहिए और न ही कोई सवाल जवाब या फिर आरोप प्रत्यारोप। लेकिन जब सियासतदान ही अपनी अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों के पूरे न होने पर बगावती सुर अपना लें तो फिर जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर पर्दे के पीछे सच क्या है और आखिर राजनेताओं का सत्ता में रहते सच से सामना क्यों नहीं हो पाता। आखिर उस वक्त इनकी अंतरात्मा क्यों सच बोलने पर मजबूर नहीं करती। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात सत्यपाल मलिक के सत्य की, पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर लगे आरोपों की, 300 करोड़ रुपयों की रिश्वत की पेशकश की और बात सत्यपाल मलिक की अंतरात्मा के जागने की। हम पूरे मामले को जाने और समझे इससे पहले जान लेते हैं कि सत्यपाल मलिक आखिर हैं कौन। दरअसल सत्यपाल मलिक ने एक समाजवादी छात्र नेता के तौर पर राजनीतिक करियर की शुरुआत की। फिर वो भारतीय क्रांति दल, कांग्रेस, बीपी सिंह की पार्टी, नीति जनता दल में विभिन्न पदों पर रहे। वो विधायक, राज्यसभा सदस्य और सांसद भी रहे। 1990 के दशक में वो केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे। फिर सत्यपाल मलिक 2004 में बीजेपी में शामिल हुए और 2012 में पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। फिर सत्यपाल मलिक 2017 में बिहार के और 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने। 2019 में वो गोवा के और 2020 में मेघालय के राज्यपाल नियुक्त हुए। यानी 4 सालों में सत्यपाल मलिक 4 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हुए। अब मलिक को किसी न किसी जिम्मेदारी में रखना भाजपा की मजबूरी थी या कुछ और, ये तो वही जाने। लेकिन फिलहाल पुलवामा हमले और भ्रष्टाचार को लेकर सत्यपाल मलिक ने जो बड़े खुलासे करते हुए केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं को घेरे में लिया है, इससे वो एक बार फिर सुर्खियों में है। और सवाल यही है कि आखिर सत्यपाल के आरोप कितने सत्य हैं और उनके दावों में कितना दम। तो सत्यपाल मलिक वो नाम है जिसने आजकल सरकार की टेंशन बढ़ाई हुई है। हालांकि सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है, जिसके बाद वे देश का सियासी पारा हाई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने सीबीआई के नोटिस के बहाने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को इसलिए नहीं बुलाया कि उन्होंने सरकार की आलोचना की है, बल्कि उनके खिलाफ चल रही जांच के कारण उनको बुलाया गया है। अमित शाह ने कहा कि ऐसे लोगों को हमसे अलग होने के बाद ही ऐसी बातें क्यों याद आती हैं, सत्ता में रहते हुए उनकी अंतरात्मा क्यों नहीं जागती है। यदि उनके आरोप सही है तो वो पहले चुप क्यों रहे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगे गए थे, लेकिन एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए। इंटरव्यू के दौरान मलिक ने बताया था कि यदि एयरक्राफ्ट दे देते तो हमारे जवानों की जान नहीं जाती। सत्यपाल मलिक ने यहाँ तक खुलासा किया कि जब उन्होंने यह जानकारी प्रधानमंत्री को दी थी तो उन्हें इस पर चुप करा दिया गया था। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश किए जाने के चौंकाने वाला दावा भी इंटरव्यू के दौरान किया था। मलिक ने दावा किया था कि आरएसएस नेता से संबंधित एक फाइल को क्लियर करने के लिए उन्हें कथित तौर पर 300 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की गई थी। अब ये तो सत्यपाल मलिक के आरोपों की बात हुई। तो वहीं दूसरी ओर इन सवालों को लेकर विपक्ष भी केंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। अब सत्यपाल मलिक के द्वारा भाजपा पर आरोप लगाना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी भाजपा में रहते हुए सत्यपाल मलिक कृषि कानून, एमएसपी, अग्निपथ जैसी योजनाओं पर सवाल उठा चुके हैं। सत्यपाल मलिक ने इन बयानों से न केवल केंद्र की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि विपक्ष को भी एक नया मुद्दा दे दिया है। अब सत्यपाल मलिक को 27 से 29 अप्रैल के बीच पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि इस सब में आखिर निकल कर क्या आता है। जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे, सत्यपाल कितने सत्य। तो चलिए इसमें चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ
जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उन बीजेपी समर्थक हमारे साथ आलोक बत्स हैं, कांग्रेस नेता जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी हैं, रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हैं और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आर.के. श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुपम तिवारी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, जिस तरह से कहा जा रहा है, क्या वहाँ जवानों को इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए या उनकी आवाजाही के लिए, जैसे मलिक जी ने कहा है कि 5 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी और सीआरपीएफ के द्वारा मांगा गया था, लेकिन केंद्र गृह मंत्रालय से उनको अनुमति नहीं मिली, नहीं दी गई। तो क्या वहाँ जम्मू कश्मीर में जवानों को इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए एयरलिफ्ट कराया जाता है? देखिए, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत उनके मूवमेंट्स होते हैं। अब किस तरह का मूवमेंट है, उस कॉन्वॉय में कैसे-कैसे लोग जा रहे हैं, कैसे शस्त्र वगैरह जा रहे हैं, इनके हिसाब से होम मिनिस्ट्री या फिर अगर सैनिकों की बात है तो रक्षा मिनिस्ट्री इनको डिसाइड करती है। कॉन्वॉय किस तरह से जाएगा, बाय एयर उसको लिफ्ट कराया जाएगा, कितनी जल्दी उसको गंतव्य पर पहुंचना है, क्या डिमांड्स हैं और उन डिमांड्स को किस तरह से कैरी आउट किया जा सकता है। ये बहुत सारी चीजें पिक्चर आती हैं और उनके हल निकाले जाते हैं। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि हर बार उनको बाय एयर ही शिफ्ट कराया जाए। बाय रोड भी कॉन्वॉयज जाते रहते हैं, बाय एयर भी जाते रहते हैं और भी तमाम हेलीकॉप्टर से उनको अपलिफ्ट किया जाता है और ड्रॉप किया जाता है। तो इस तरह की तमाम चीजें होती रहती हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर उस इंसिडेंट के ऊपर होता है कि किस कॉन्वॉय को किस तरह से ले जाना है, कहाँ ले जाना है, उसकी गंभीरता क्या है और उसकी डेस्टिनेशन में पहुंचने की आवश्यकता कितनी है। तो ये बहुत सारी चीजें जब विचार कर ली जाती है तो उसके बाद होम मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री इसको कैरी आउट करती है और उसको पता लगाती है कि कहीं रास्ते में खतरा तो नहीं है, और अगर खतरा है तो उस खतरे से निपटने के लिए संसाधन किस तरह के हैं। तो हर चीज के ऊपर विमर्श करने के बाद ही कॉन्वॉय को भेजा जाता है। अब ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से डील किया जाता है कि किस कॉन्वॉय को बाई रोड भेजना है, किसको बाई ट्रेन भेजना है या किसको एयरलिफ्ट करवाना है। तो ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि हर बार उसको एयरलिफ्ट ही किया जाएगा। हाँ, डिमांड्स होती हैं, निश्चित रूप से डिमांड्स होती हैं। जैसे सीआरपीएफ डिमांड्स, सत्यपाल मलिक जब कह रहे हैं कि सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट की डिमांड करी थी, तो उस डिमांड का क्या हुआ, होम मिनिस्ट्री ने उसको क्यों, अगर मान लीजिए होम मिनिस्ट्री ने उसको निगेट किया, मना किया कि नहीं हम एयरक्राफ्ट नहीं दे सकते हैं, तो वाजिब कारण भी दिए होंगे। तो उन वाजिब कारणों का क्या हुआ, पता ही नहीं चल रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में हमको ये समझना चाहिए कि ये कोई एक निश्चित परिभाषा के तरह से नहीं देख सकते इसको कि हर बार एयरक्राफ्ट ही दिया जाएगा या हर बार बाई रोड ही ले जाएगा। देखिए, ऐसा तो था नहीं कि तुरंत जब इमरजेंसी होती है कि इस जगह से इस जगह तक जवानों का तुरंत पहुंचना जरूरी है, तब संभवतः एयरक्राफ्ट दिया जाता। मैं खुद गया हूँ, खुद देखा हूँ, पुलवामा में भी गया हूँ। वहाँ जब मैं पहुँचा था उस दौरान भी कन्वाई चल रही थी, तो मुझे नहीं लगा कि उस दौरान भी से जवानों को हेलीकॉप्टर से या प्लेन से शिफ्ट किया जा रहा हो। कैनवाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, कम से कम 70-100 गाड़ियों की कैनवाई थी। और इतनी मात्रा में जब जवान शिफ्ट किए जाते हैं या इधर से उधर मूव करते हैं 1000 के लगभग, तो क्या उस समय एयरक्राफ्ट सुटेबल हो जाता है? इतने लोगों को एयरलिफ्ट कराया जा सकता है क्या? देखिए त्रिपाठी जी, अगर हम गौर से देखें मूवमेंट्स होते किस तरह के हैं। देखिए, जी। मूवमेंट्स कई तरह से होते हैं। कुछ पर्टिकुलर सिपाहियों को, कुछ पर्टिकुलर फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, वहां पर तो आप एयरक्राफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूरी की पूरी रेजिमेंट को मूव कराना पड़ता है, पूरी की पूरी एक बटालियन को मूव कराना पड़ता है, तो उस समय पे आप एयरक्राफ्ट के साथ साथ कॉन्वॉय दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी पोजीशन वो होती है जब आप एयरक्राफ्ट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्वॉयज को 70-80 गाड़ियों के काफिले को लेकर के साथ में चलते हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि सिचुएशन कैसी है, उस सिचुएशन के हिसाब से किस तरह का मूवमेंट करना चाहिए, सिक्योरिटी थ्रेट्स कितनी है, उन सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखते हुए भी चीजें अख्तियार करी जाती हैं। तो जैसा आपने कहा त्रिपाठी जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था, मैं भी यही समझाना चाह रहा था कि बहुत इमरजेंसी हो, युद्ध हो रहा हो या फिर कुछ ऐसे डिजास्टरस सिचुएशन आ गई हो जहां पर लोगों को बचाने का काम कर रहा हो, तो वहां पर बहुत ही क्विक रिएक्शन के साथ एयरक्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। लेकिन नॉर्मल मूवमेंट्स में एयरक्राफ्ट को नहीं दिया जाता है, या फिर एयरक्राफ्ट को पैरेलली चलाया जाता है कि कुछ चीजें जमीन के माध्यम से भेजी जाएं, सिपाहियों का मूवमेंट जमीन के माध्यम से हो, कुछ हथियारों को जमीन के माध्यम से भेजा जाए,
और जो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अति आवश्यक महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको एयरलिफ्ट करा दिया जाए। तो इस तरह की चीजें भी चलती रहती हैं। तो एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय के लिए अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से उसको डिसाइड किया जाता है। जी, चलिए हमारे साथ संदीप चौधरी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और उस दौरान सतपाल मलिक जी के मीडिया सलाहकार भी थे आप। चौधरी साहब, आप उस समय मीडिया सलाहकार थे। जिस तरह बहुत सारी बातें आई हैं, महबूबा जी को लेकर के कहा गया है कि वो सरकार उनको बहुमत था, 89 में से 56 विधायक उनको समर्थन में थे। उन्होंने कहा कि हमारा फैक्स में हमें सूचना नहीं मिली, आदि आदि की बहुत सारे बातें हुई। उसी दौरान उसके बाद ये हुआ कि वो उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा एक ढाबे के पास जाके, चूंकि उस समय वो शूट कर रहे थे, पार्क में थे, तो बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बात की, उन्होंने बताया, उनको चुप करा दिया गया। क्या है वास्तविकता, क्या थी? आप तो साथ में थे उस समय। महत्वपूर्ण सवाल है, अब देश जानना चाहता। थोड़ी आवाज नहीं आ पा रही है आपकी चौधरी साहब। आपको अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा देश जानना चाहता है हकीकत है क्या। जी, देखिए कई चीजें हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक को सबसे पहले वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। आपने कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी, ना जम्मू कश्मीर पे सुनी होगी, ना किसानों के लिए सुनी होगी, ना जाट कम्युनिटी के लिए सुनी होगी, ना सरदारों के लिए सुनी होगी। उसके बाद उनको चार्ज मिलता है बिहार का, बिहार के उनको गवर्नर बनाया जाता है। जी, आपने कभी ऐसी कोई चीज नहीं सुनी होगी। बिहार के साथ साथ उनको कुछ टाइम के लिए उड़ीसा का भी एक्स्ट्रा प्रभार दिया जाता है, जी, तब भी आपने कोई चीज नहीं सुनी होगी। उसके बाद ऐसा होता है कि उनको जम्मू कश्मीर अपॉइंट कर दिया जाता है, क्योंकि वहां की स्थिति बिगड़ रही थी, महबूबा के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। उन्होंने एक पीएमओ को मैसेज दिया था कि मैं महबूबा मुफ्ती के जो फादर थे सईद साहब, उनके साथ भी वीपी सिंह सरकार में कार्य कर चुका था। ये उस समय संसदीय मंत्री होते थे और सईद साहब जो है उस टाइम देश के गृह मंत्री थे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कहा मैं जाके महबूबा को मैनेज करता हूँ, तो इनको वहां का चार्ज दे दिया गया कि ठीक है जम्मू कश्मीर को आप देखिए। तो स्थिति बिगड़ी, महबूबा की सरकार गिरानी पड़ी। और आपने उस टाइम एक स्टेटमेंट इनका सुना होगा, इन्होंने कहा था कि अगर मैं विधानसभा भंग नहीं करता तो हो सकता है केंद्र यहाँ पे अब्दुल गनी लोन की सरकार बनवा देता। उसके बाद इनका एक स्टेटमेंट आया था कि मैं किसानों के लिए प्रधानमंत्री से मिला, उन्होंने कह दिया ये ऐसे ही जैसे आए ऐसे चले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने मुझे कहा तुम अमित शाह से जाकर के मिलो। इनका एक स्टेटमेंट था कि अमित शाह बोले कि भाई उसका तो दिमाग खराब हो गया, मतलब मोदी जी का दिमाग खराब हो गया, चलो हम देखते हैं कुछ करते हैं। ऐसे कई स्टेटमेंट लगातार इनकी तरफ से आते रहे जी। लेकिन हम देखना पड़ेगा कि क्या वो स्टेटमेंट सच थे या ये वाला स्टेटमेंट सच है, और इनका जो ड्यूरेशन पीरियड है वो कौन सा है। हकीकत यह है जम्मू कश्मीर में जाने के कुछ समय बाद इस तरीके का माइंड चेंज होता है। ये माइंड चेंज क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी समझने लायक है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आ गया था जब वहां से कुछ इस तरीके के इनपुट मिले थे पीएमओ को, क्योंकि पीएमओ में आपको मालूम है जम्मू कश्मीर से आने वाले जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। उनको मिले थे कि वहां पे कोई बड़ी डील हुई है, कोई 2 बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डन कर दिए गए हैं और उनमें बहुत मोटा पैसा लिया गया है। और उसके बाद जैसे ये चीजें लीक हुई और ये गवर्नर ऑफिस तक भी पहुंची तो वो दोनों प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए। लेकिन जो डील हो चुकी थी उसके बाद गवर्नर साहब को पल पल ये डर सता रहा था कि मुझे किसी वक्त भी हटा दिया जाएगा। तो जब इन चीजों पर बैठ करके सलाह मशवरा हुआ तो ये मैसेज देश में जाना चाहिए कि भाई मुझे बोलने की वजह से हटा दिया कि मैं सरकार के खिलाफ बोला, देश के हित में बोला। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो हमने डील कर दी है, जो पैसा आ चुका है, मैं उस वजह से हटाया गया। तो पूरे देश का माइंड चेंज करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट किए जा रहे हैं, लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसकी हकीकत बिल्कुल डिफरेंट है। अब से 6 महीने पहले मैंने बता दिया था एक चैनल के माध्यम से कि कुछ टाइम के बाद इस चीज की जांच होगी और देखना सीबीआई का शिकंजा लगातार कसेगा और आप देखेंगे आगे आगे चीजें टाइट होती जाएंगी और आपको चीजें कुछ और दिखाई देंगी। अभी क्या है, किसानों का मखौटा लेकर के
कभी सरदारों की बात करके, कभी किसी की बात करके खुद को बचाने वाली चीज है कि इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग दे दिया जाए कि मैं तो लोगों के हित में था, मैं किसानों के हित में था, मैं सेना के हित में था, इसलिए मुझे टारगेट बनाया जा रहा है। जबकि इसकी हकीकत जिस दिन आपके सामने आएगी, आपके पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। मतलब इस तरह कुछ भी उनकी बात नहीं हुई थी, पीएम से कोई बात नहीं हुई थी? मैं आपको गवर्नर बनने से पहले की भी बात बता देता हूं। जी गवर्नर बनना कोई ऐसे नहीं होता। यहाँ बैठे हुए सीनियर लोग बैठे हैं, कई पॉलिटिकल लोग हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप लोगों को लगता होगा किसी को ऐसे ही गवर्नर बना देते हैं। गवर्नर बनने से पहले ये यूपी से आते हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव था, जी। उसमें विधानसभा का टिकट मांगते रहे, टिकट नहीं हुआ। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया, उसके लिए टिकट मांगते रहे, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन टिकट नहीं हुआ। उसके बाद जब बिल्कुल रिटायरमेंट का वक्त आ चुका था, 70 प्लस की एज हो चुकी थी, तो लास्ट में ये चीज था कि साहब अब क्या हो सकता है। हम लोग उस टाइम रामलाल जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री होते थे, उनके पास डेली जाना, हाजिरी लगाना। अनिल जैन राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनके पास जाना, डेली हाजिरी लगाना। उस टाइम में भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय महामंत्री होते थे, बिहार के वो प्रभारी भी थे, उनके पास हाजिरी लगाना और संघ के लोगों के पास हाजिरी लगाना और जाकर के ये कहने के साथ देखिए हमने तो पार्टी की बहुत सेवा कर ली, अब हमारी उम्र नहीं रही। बड़ी मुश्किलों से ये पद मिला था। उसके बाद ये चीजें आई, लेकिन जाकर के जम्मू कश्मीर में वो डील हो गई, जो बहुत मोटी डील है। वो अभी जब खुलेगी, सीबीआई जांच करेगी, चीजें सामने आएंगी, आपको पता चलेगा। तो आपको पता चलेगा हकीकत क्या है, किस वजह से ये सारी कहानी घटी जा रही है, इसके पीछे की पूरी साजिश क्या है। जी, उन्होंने खुद कहा है कि संघ से जुड़े एक नेता ने 300 करोड़ रुपए की उनको पेशकश की थी, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। जी जी जी, बिल्कुल उन्होंने कहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा रहे उस वक्त, जी वो नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी थे, जी तो उनका इशारा उनकी तरफ था। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, उनको बदनाम करने की एक कोशिश थी, एक राजनीतिक आरोप था, खुद को बचाना था, लोगों का ध्यान हटाना था। जी। चलिए, हमारे साथ आलोक बस साहब हैं। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही? आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। आलोक जी, खैर अभी चौधरी साहब ने क्या कहा वो अलग बात है, अनुपम तिवारी जी ने अलग कहा, लेकिन जब कहीं आग लगी होती तो थोड़ा धुआं तभी उठता है। और उन्होंने जिस तरह से बहुत सारे, उन्होंने एक और आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से उन्हें कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं है। तो जब वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो गवर्नर जैसा पद भी निश्चित तौर पे मोदी जी ने ही उनको दिया, हालांकि राष्ट्रपति के स्वीकृति से देते हैं। तो आदमी जान पहचान के, इसके पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी से आए थे, फिर 2004 में भाजपा में शामिल हुए। बहुत सारे ऐसे कर्मठ लोग हैं जो जिन्होंने पूरा जीवन भाजपा को समर्पित कर दिया, संघ को समर्पित कर दिया। सतपाल मलिक जी को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 राज्यों का गवर्नर बनाया गया। सॉरी। आलोक जी जी, आप ही सवाल किया मैंने। देखिए त्रिपाठी जी, संदीप चौधरी जी से नजदीकी उनका कोई नहीं हो सकता है। मीडिया सलाहकार सबसे अहम पद होता है किसी भी नेता के लिए जी। और उन्होंने जितनी वृतांत में और विस्तृत तरीके से बताया सारी घटनाक्रम को, उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है। और दूसरी चीज, जो रक्षा विशेषज्ञ अनुपम त्रिपाठी जी ने बताया कि सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करती हैं नेसेसिटी कि ट्रूप को एयरलिफ्ट होना है या हेलीकॉप्टर से लिफ्ट होना है या बाय रोड जाना है। तो ये सब चीजें लिखित में होती है। कोई अनलेस की कोई वार डिक्लेयर हो जाए और उस समय सारी चीजें फोन से ही या सैटेलाइट से ही या इससे ही बातें हों जी। लेकिन ये तो नॉर्मल क्रम में बातें थी। ये जितनी चीजें कवायद हुई होगी, जिसको सतपाल मलिक जी इंगित कर रहे हैं, वो तो लिखित में होगी। तो उसको वो उजागर करें
ये लिखित में ऐसा डिमांड किया था और लिखित में पीएमओ से उसको या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से उसको नकार दिया गया। और तीसरी चीज, ये समाजवादी पार्टी से आते हैं, मतलब समाजवाद में बिलीव करने वाले लोग हैं जी तो समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादा दिन टिक के एक जगह नहीं रह पाते हैं और एक बात पे नहीं रह पाते हैं। जी ये सारे समाजवादियों का ये जिसको कहिए इंग्लिश में ट्रेट रहा है, मतलब मूलभूत हैबिट रही है कि समाजवादी 2-2.5 साल में टकरा जाएंगे एक दूसरे से और फिर आपस में एक हो जाएंगे। तो ये समाजवादी चेहरा जो इनका था, उसकी जो गतिविधियां इन्होंने दिखाई है वो दिखा दिया कि ये समाजवादी पार्टी वाले लाइन पर ही इन्होंने इस तरीके की अनर्गल बातें करके, अरे भैया जब आपकी अंतरात्मा में ये चोट लग रही थी तो पद छोड़ के देश हित में उसको उजागर कर देते, वाहवाही भी मिलती, शाबाशी भी मिलती, देशभक्त का तगमा भी मिल जाता और आपकी बात सच भी साबित हो जाती। जी अब तो ये सारी चीजें अब आप बोल रहे हैं तो ये आपके अगेंस्ट जा रही है, आपको इसको प्रूव करने में टाइम लग रहा है और आपके जो नजदीकी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातें हुई नहीं है। तो कहां कहां जवाब देते फिरिएगा? अब उम्र के इस पड़ाव में आप चाहते क्या है? आप कौन सा पद लेना चाहते हैं? 4 राज्यों का आपको राज्यपाल बनाया, आप पर भरोसा किया पार्टी ने और आप इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं, वो भी वहां से हटने के बाद। जी लेकिन चूक तो कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुलवामा की मेन रोड है वहां उससे कई सब रोड जो होती है जो जोड़ती है, छोटी छोटी रोडें हैं, वो 8 से 10 थी। बोले कहीं भी कोई ढंग की न सिक्योरिटी थी न ही मानव रहित रोडें थी वो। देखिए, मैं तो खैर रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ जी और ना मैं कोई मिलिट्री में रहा हुआ आदमी हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है जब ये फौज चलती है तो ये वेल से भी होती है जी इनके पास अपने भी आर्म्स होते हैं सफिशिएंट। जी तो अगर 1000 आदमी चल रहे हैं और उसमें से मान लीजिए 500-600 के पास भी आर्म है, कितनी बड़ी तादाद में आर्म्स कवरेज मिला हुआ है उनको। जी तो मैं नहीं लगता कि वो अनआर्म्ड इस तरीके से जा रहे होंगे। इस पर अनुपम तिवारी जी ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 1000 फौज के आदमियों को बगैर किसी सुरक्षा के ऐसे ही भेज दिया गया होगा किसी रोड पर कि जाओ। जी और अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत जो कुछ हुआ जी उसका मोदी जी ने जिस पुरजोर जवाब से जो का बदला लिया ये भी देश ने देखा। जी तो मुझे नहीं लगता है कि ये मलिक जी की पॉपुलैरिटी के लिए या सुर्खियों में बने रहने के लिए या ऑपोजिशन को लीड करने के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन अभी लीडर विहीन है, जी तो हो सकता है सब लोग जो मिलने जुलने की कवायद कर रहे हैं इन्हीं को नेता मान ले। चलिए भाई एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी को ले आओ जो पॉलिटिकल नहीं है, इसी के तत्वाधान में हम सारे लोग मिलके और लड़ेंगे। तो बहुत सी चीजें हैं जो भविष्य बताएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। चलिए, आपने विपक्ष की बात की है तो हम बात कर लेते हैं। संजय महेंद्रा जी हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ है। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, देखिए हमारे साथ संदीप चौधरी जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। उस दौरान जब सतपाल मलिक जी गवर्नर थे जम्मू कश्मीर में, तो ये मीडिया सलाहकार थे, वहीं रहते थे उन्हीं के साथ। उनने बड़ी साफ तौर पे कहा है कि सीबीआई की जांच से बचने के लिए लोगों का ध्यान भटका रहे हैं वो। और ऐसे मुद्दे पे जैसे कि आपके कई नेताओं ने, दिग्विजय सिंह जी हों और लोगों ने कहा कि मैंने तो पहले ही शंका जाहिर की थी कि पुलवामा में कुछ न कुछ दाल में काला है, और वो सिद्ध हो गया सतपाल मलिक जी के बयान से। तो विपक्ष भी इस तरह से, मतलब थोड़ा विपक्ष को भी एक वो होना चाहिए कि भाई सोच समझ के इस तरह से बयान दे।
विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है कि अगर देश का मामला आता है तो इस तरह के बयानबाजी ना हो। उन्होंने साफ तौर पे अभी कहा, आप नहीं थे शायद उस समय, चौधरी साहब ने, कि मैं उनके साथ था, उनको किस तरह से गवर्नर बनाया गया, किस तरह से लोकसभा का टिकट वो मांग रहे थे, 2017 में विधानसभा का टिकट मांग रहे थे उत्तर प्रदेश से, जब नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा उन्होंने उठापटक की कोशिश की तो उनको गवर्नर बना दिया गया। और एक दो बड़ी डील हो गई थी, जिन डील में ये लगा कि बाद में दिल्ली तक बात पहुंच गई है, उसमें इंक्वायरी हो सकती है, फंस सकते हैं, इस कारण उन्होंने उस डील को तो कैंसिल कर दिया, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से कभी किसानों के समर्थन में, कभी एमएसपी को लेकर के, अन्य तरह के वो इस तरह सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। अब इसमें विपक्ष भी उसी में हाँ मिला रहा उनकी बातों पे। नहीं त्रिपाठी जी, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही। जी, जिस दिन पुलवामा में हमला हुआ उस दिन प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? जी, सबको पता है, पूरे देश को पता है। जी, इसके बाद पुलवामा हमला हो गया, आज तक जांच एजेंसियां ये नहीं पता लगा पाई कि वो 300 किलो आरडीएक्स पहुंचाया किसने और पहुंचा कैसे। जी, ठीक है भैया, सत्यपाल मलिक जी के आरोपों को उठा के एक तरफ रख दीजिए। जी, एक तरफ मत रखिए, हमारा तो एक तरफ मत रखिए, क्योंकि मुद्दा उसी पे है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। तो अभी 2 मिनट के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो 300 किलो आरडीएक्स पहुंचा कैसे। दूसरी चीज, सेना की अपनी इंटेलिजेंस होती है, राज्य की अपनी इंटेलिजेंस होती है, खास तौर से जम्मू कश्मीर जैसा संवेदनशील शहर जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन वाली जितनी भी खुफिया एजेंसी होती है सब काम करती हैं। जी, किसी को कानों कान भनक ही नहीं लगी। आपने राज्य की बात की कि राज्य की खुफिया एजेंसी, तो राज्य तो मलिक जी के अंडर में था, राष्ट्रपति शासन था। मैं देखिए क्या होता है त्रिपाठी जी, जी, कि ये सवाल मलिक जी से ही पूछा जाना चाहिए ना। जी, मगर पूछा क्या किसी ने? अब जिनने इंटरव्यू लिया उन्होंने नहीं पूछा। मैं त्रिपाठी जी बता रहा हूँ, जी, जब तक मलिक जी काम के थे, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि जब तक जो आदमी हमारे काम का है जी, तब तक वो हमारा है। जी, हमारे खिलाफ वो जैसे ही कोई भी मुंह खोलने का प्रयास करेगा तो फिर हम उसके ऊपर राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, पाकिस्तानी प्रेमी, चीनी प्रेमी, ये सारे इल्जाम लगाएंगे, धर्म विरोधी, जो मन में आएगा वो लगाएंगे। अरे भैया, सत्यपाल मलिक अगर गलत है, सत्यपाल मलिक अगर इतनी बड़ी बात ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं तो फिर इसकी भी जांच करा लो। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? जी, सीबीआई तो दूसरे मामले को लेकर पहुंच गई। अरे भैया, सत्यपाल मलिक से पूछती कि आपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाया है, किस आधार पर लगाया है, क्या सच्चाई है इसमें? जी, इतना गंभीर संदीप जी आ रहा हूं मैं, संजय जी की बात आ जाए मैं आपके पास आऊंगा। जी, इतना गंभीर आरोप देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, जी, और दोनों बातें गंभीर, पुलवामा हमला भी उतना गंभीर और प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप भी उतना गंभीर, जी, दोनों की जांच के कोई पता नहीं है। वो तो डील की जांच करने चल रही सीबीआई। जी, क्या मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी ने देश में लोगों को बिल्कुल जड़मूर्ख समझ रखा है कि कोई कुछ समझेगा नहीं, कोई इनसे पूछेगा नहीं, ये जो उल्टे सीधे तर्क देंगे वो मान लिए जाएंगे। चलिए, तो आपका तर्क क्या है? आपका तर्क क्या है मलिक जी के उसमें, मलिक जी के बयान पे आपका मत क्या है? तो मैं कह तो रहा हूँ आपको कि मलिक जी के लिए जो जिन सज्जन ने बयान दिया, वो सज्जन अब तक चुप क्यों थे? जी, वो सज्जन अब तक चुप क्यों थे? मलिक जी ने जैसी ये बात कही तभी उनको सामने आना था। जी, वो मलिक जी की करतूत की पोल पहले ही खोल देते। जी, तो कुल मिला के देखिए क्या है, देश की जरूरी बातों से ध्यान की लीपापोती कराओ, हटाओ, और जो मन में आए उस बहस को करवाओ, पूरे देश में बहस को छेड़ दो। तो ना तो मुद्दों पे ध्यान जाए, ना कोई डंकी या काम की बातों। बीजेपी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है। जी, चलिए, दूसरा सूत्री कार्यक्रम क्या होगा हम आके आपसे पूछते हैं। संदीप जी आ रहा हूँ, एक मिनट, आरपी श्रीवास्तव जी से हमें इसमें टिप्पणी ले ले, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जी श्रीवास्तव जी। त्रिपाठी जी, आपने देखा होगा जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू दिया, बड़ा खुला इंटरव्यू दिया। एक जो है वो भी चैनल को नहीं,
यूट्यूब चैनल या जो भी वो पोर्टल को दिया, उसके बाद से इसमें घमासान है। हमारे जो है रक्षा विशेषज्ञ ने एक दो बात बड़ी महत्वपूर्ण कहा है कानवाय को लेकर के। जी पहली बात ये कि एयरलिफ्ट हो सकता है वहाँ की सरकमस्टेंसेस के हिसाब से, जी वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं उसके हिसाब से, दोनों हो सकता है, बाई रोड भी हो सकता है, बाई लिप एयर भी हो सकता है। एक सवाल जो उन्होंने खड़ा किया इंटरव्यू में कि हमने रक्षा गृह मंत्रालय से इस बात की मांग किया, तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो निश्चित रूप से इस बात की जांच तो हो जानी चाहिए कि उन्होंने किया या नहीं किया। अगर झूठ बोलते हैं तो क्यों बोल रहे हैं, या अपनी सहूलियत के लिए बोल रहे होंगे या अपने बचाव में बोल रहे होंगे। अब सीबीआई की जांच इस समय चालू है, इस समय सीबीआई की नोटिस मिल चुकी है उनको, तो जिन मुद्दों पर जांच होनी है, चाहे हो सकता है भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा हो, लेकिन एक सवाल उन्होंने जो खड़ा किया है कि क्या उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ है। अगर हुआ होगा तो होगा ही सरकार के पास, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि राज्यपाल और गृह मंत्रालय के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है। तो इसको भी जांचने की ज़रूरत है। हो सकता है जांच हो भी, सरकार अगर मान ली सरकार पर आरोप है और खास करके जो मुझे है कि सीआरपीएफ के लोगों के द्वारा गृह मंत्रालय से कन्वर्सेशन हुआ है और इनकी प्रधानमंत्री से सीधे बात नहीं, इन्होंने इस बात को कहा है जी, और पूरा इंटरव्यू देखिए तो उन्होंने इस बात को तस्दीक किया है जी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से, जहाँ तक रहा पुलवामा हमले की, आप देखे होंगे कि उस कितना मतलब देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, और जिसको लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ पर राज्यपाल खुद भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल मलिक थे, और इस बात को लेकर के और उसका जो काउंटर अटैक हुआ पाकिस्तान पर, ये भी देखने जग जाहिर है। तो इन सारी चीज़ों को जो अपने देश के हित, देश की अस्मिता को लेकर जो बात थी, उसको या तो उन्होंने चुप करने के लिए कहा होगा, तो निश्चित रूप से लोगों में भ्रम न पैदा हो, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, तमाम चीज़ें हों। जो बात सत्यपाल मलिक आज कह रहे हैं, आप देखिए पहले किसानों के मामले में भी खुल के बोले जब वो राज्यपाल थे जी, और उसके बाद फिर आए। मेरा ये कहना है कि ये बात अब क्यों आ रही है। और दूसरी बात है, सत्यपाल मलिक को आपने 2004 में जब पार्टी में लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा जी। बाद में क्या महत्वाकांक्षा है, अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो हर राजनेता का है। अभी भाजपा में बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस या अन्य दलों को छोड़ के आते हैं, उनको हाथों हाथ लिया जाता है। कल के रोज जो निकल के कुछ बयानबाजी करे तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन क्या बोलेगा आने वाले समय में। जैसे आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है। हाँ, वो तो डिपेंड करता है। हम उनका पूरा जो है टेस्ट जो है शुरू से कर रहे हैं। अरे क्यों करें, जब 2004 से लेकर 2022 तक वो इसी पार्टी में थे, उपाध्यक्ष भी रहे, तो क्या सोच के उपाध्यक्ष बनाए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के बातें होनी चाहिए। दूसरी बात है कि कुछ आरोप जो है गंभीर हैं, सरकार बहुत संवेदनशील, हम मानते हैं सरकार जो है पूरे मामले को दूध का दूध पानी का पानी करेगी। उनके बयानों में कितनी सच्चाई है या सरकार कहाँ कटघरे में खड़ी होती है। लेकिन एक बात जरूर है त्रिपाठी जी, विपक्ष को बैठे बिठाले जो पुलवामा हमले को लेकर के तमाम लोगों को जो सवाल खड़ा कर रही थी, उसको जरूर मजबूती प्रदान किया इनके बयान ने। जी चलिए जी, संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो वीपी सिंह की सरकार बनी थी राजीव गांधी जी के ऊपर। संजय जी एक मिनट, संदीप जी की बात आ रही है, आप भी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ। जी, संदीप जी वही हैं जो मीडिया सलाहकार थे सत्यपाल मलिक जी के जम्मू में, कश्मीर में। जी, मैं राजनीतिक बयान और राजनीतिक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ त्रिपाठी जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, संसदीय मंत्री का जो चार्ज था वो सत्यपाल मलिक को मिला। ये काफी नजदीक थे वीपी सिंह के। और जो बोफोर्स तोप घोटाला, जो राजीव गांधी की इमेज को उस टाइम खराब किया गया था, जो कांग्रेस रसातल में चली गई थी, वो इन्हीं लोगों की देन थी। तो आप मुझे ये बताइए, क्या कांग्रेस इनका समर्थन करती है कि इन्होंने जो आरोप उस टाइम राजीव गांधी पर लगाया था बोफोर्स तोप का, जिसमें संसदीय मंत्री बने, क्या वो सच था? क्या इन्होंने जो आरोप अभी हाल ही में लगाया था कि मैं किसानों के लिए प्रधानमंत्री से मिला, वीपी सिंह से, उनसे अमित शाह जी से मिला, क्या वो आरोप इनका सही था? इन्होंने एक आरोप लगाया था, अगर मैं विधानसभा भंग नहीं करता जम्मू कश्मीर की तो अब्दुल गनी कौन की भी सरकार बन सकती थी जम्मू कश्मीर में। क्या राज्यपाल के पास इतनी पावर थी कि वो काम करेगा? मेरे कई साथी लोग बैठे हैं जो राजनीति से जुड़े हुए। राज्यपाल केवल एक मोहरा होता है, वो गृह मंत्री और पीएमओ के इशारे पर कार्य करता है। तो चीजें समझने लायक है, समझ देंगी आपको। और राजनीति में ये मौके को किस तरीके से भुनाना है, किस तरीके से चीजों को डाइवर्ट करना है, चीजों की उस्ताद है।
मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इतने निकट रहे हैं, निश्चित रोज ही आपका मिलना जुलना रहता रहा होगा, इनका कार्यकाल कैसा था, कार्यप्रणाली कैसी थी इनकी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है त्रिपाठी जी आपका। जब ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लंबे समय तक बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, आप मुझे कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते, कोई एक मीडिया कवरेज नहीं दिखा सकते, कहीं कोई एक गतिविधि नहीं दिखा सकते। इसका मतलब बिल्कुल साइलेंट थे। और जब ये बिहार के राज्यपाल थे तब ये बिल्कुल साइलेंट थे। इनको उड़ीसा का चार्ज रहा तब ये बिल्कुल साइलेंट थे। आपके खबरों में कभी कोई न्यूज नहीं बनी होगी। लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर चले गए तो एक दिन अचानक इस तरीके का बयान आता है कि अगर मैं विधानसभा भंग नहीं करता तो अब्दुल गनी लोन की सरकार बन सकती थी। उसके बाद बयान आता है कि कुछ संघ और बीजेपी के लोग थे, 300 करोड़ का ऑफर था, वो इनका बयान आता है। उसके बाद आता है कि मैं तो किसान हितैषी हूँ, किसानों को दे दो जो वो मांग रहे हैं, नहीं तो ये 300 साल तक भी याद रखते हैं। और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा कि इंदिरा गांधी तक की बात इन्होंने कह दी थी कि इन सिक्कों ने तो इंदिरा गांधी की जान ले ली थी। तो चीजें टाइम पर ये प्रोड्यूस करते रहे। ऐसा क्या हुआ कि सडनली वो चीजें आनी स्टार्ट हुई। और उसके पहले जब इनको मौका राजीव गांधी के ऊपर मिला था, मैंने आपको बताया बोफोर्स तोप घोटाले में बढ़ चढ़कर वीपी सिंह के सुर से सुर मिलाने का काम इन्होंने किया था। तो इन्होंने मौके को फायदा उठाना, अपने तरीके से चीजों को प्रोड्यूस करना पहले से इनको आता है बेहतर तरीके से। का कहना है कि जब वो डील हो गई, एक बड़ी डील हो गई, दो बड़ी डील हो गई, उसकी खबर ऊपर तक पहुंची और ये हुआ कि जांच हो जाएगी, तब इनके बयान आना चालू हुए। बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं, दो ऐसे प्रोजेक्ट थे जम्मू कश्मीर में जो काफी लंबे समय से अटके हुए थे, जो महबूबा मुफ्ती ने साइन नहीं किए थे। चाहे वो डील फाइनल नहीं हुई थी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जब इनको चार्ज मिला, चूंकि ये गवर्नर भी हो चुके थे और मुख्यमंत्री का चार्ज भी इनके पास आ चुका था, इन्होंने वो दोनों डील फाइनल कर दी। उसके बाद सुगबुगाहट स्टार्ट हुआ कि ये 400 करोड़ में फाइनल हुआ या 500 करोड़ में फाइनल हुआ। तो ये चीजें जब सरगर्मी बन रही थी, राजनीतिक गलियारे में हवा गर्म हो रही थी, ये सीएम ऑफिस में भी चीजें चर्चा थी, ये राज्यपाल ऑफिस में भी चर्चा थी। और चूंकि जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मिनिस्टर हैं, वो भी जम्मू कश्मीर से आते हैं, ये चीजें वहां तक इनको लगा ये चीजें लीक हो चुकी है। ये चीजें लीक हो चुकी थी, इनको उस चीज में तलब भी किया गया, दिल्ली तलब किया गया था, मैं आपको बता दूं। और इन्होंने जाकर वहां बोला कि मैं तो इसलिए गया था, मैं कह अगर मैं विधानसभा भंग नहीं करता तो यहाँ आप अब्दुल गनी लोन की सरकार बनवा सकते थे। लेकिन हकीकत ये थी, इनको ये कहा गया था जो डील हुई है उसमें कितना पैसा आया, कैसे काम किया, इन्होंने वो दोनों डील कैंसिल कर दी। लेकिन जो पैसा लिया गया था वो पैसा आज तक रिटर्न नहीं हुआ। और ये डर था कि अब मुझे हटा दिया जाएगा। जिस दिन इनके अंदर ये चीज आ गई थी कि अब मुझे हटा दिया जाएगा, तभी से इन्होंने बोलना स्टार्ट किया, क्योंकि उससे दो फायदे हुए। एक तो विपक्ष का और देश का समर्थन इनको मिला, क्योंकि जब हम सरकारों के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं ही बलिदानी हूँ, मैं ही सही बोल रहा हूँ। और दूसरा ये था, अगर हटा भी दिया जाता है या कल जांच भी होती है तो लोगों को ये लगे कि ये इसलिए हटा दिए गए क्योंकि ये सरकार के खिलाफ बोले, और भ्रष्टाचार वाला जो मेन मुद्दा है वो दब जाए। जी संजय जी बोलिए आप, फिर मैं बस आपके पास जाऊंगा। मैं त्रिपाठी जी इस पूरे मसले को बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से देख रहा हूं। जी, एक उम्र दराज आदमी जिसकी अच्छी खासी जिंदगी में बढ़िया 4 पद रहे हो, संवैधानिक पद रहे हो जी, वो आदमी अगर इस तरह का व्यवहार करता है, बकौल भाजपा प्रवक्ता संदीप चौधरी जी, भाजपा प्रवक्ता नहीं है वो, मेरा कहने का भाजपा मतलब ये प्रवक्ता नहीं है वो, भाजपा प्रवक्ता नहीं है। उस दौरान जम्मू कश्मीर में सतपाल मलिक जी के मीडिया सलाहकार थे। ओके, बकौल मीडिया सलाहकार साहब, मुझे एक बात ये पता लग जाए कि एक आदमी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करा लो ना भैया, दो ही बातें होंगी जी, या तो वो सच बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, सारे तथ्य झूठे दे रहे हैं और बेमतलब की सनसनी पूरे देश में फैला रहे हैं, तो इसके चाहिए की सजा दे दो उनको। लेकिन अगर वो सच बोल रहे होंगे तो फिर क्या जवाब मिलेगा जी, फिर क्या देश से माफी मांगी जाएगी? और मांगेगा कौन? अगर सत्यपाल मलिक का बयान सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में अगर जांच के दौरान सत्य पाया गया जी, तो फिर उसके बाद का परिणाम क्या होगा? चले देखिए क्या है, बेमतलब की चिल्लपों मचाने से पूरे देश में कुछ नहीं होगा। सत्यपाल मलिक ने अगर कोई बात कही है और आपको लगता है कि वो बात गलत है और सीधे एक्सट्रीम लेवल पर उन्होंने कही है प्रधानमंत्री के ऊपर पे, जी,
तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हम पूछ लेते हैं आलोक जी से, आलोक जी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और रहा सवाल जैसा संदीप जी ने कहा, चले संजय जी अब सुन लीजिए। आलोक जी अगर संदीप जी बात सही कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में डील के बाद उनको बुलाया गया, फिर उन्होंने उस डील कैंसिल की, तो उसके बाद फिर उनको गोवा और मेघालय का राज्यपाल क्यों बनाया गया? अगर उन्होंने गड़बड़ी कर दी थी वहां पे, तो गोवा और मेघालय का राज्यपाल क्यों बनाया गया? देखिए, इन चीजों की जांच चल रही है, जांच से सारा स्पष्ट हो जाएगा इनका रोल क्या था। हम किसी को ऐसे दोषी नहीं ठहरा देंगे कि संजय जी सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा बीच में नहीं। जब तक कंक्रीट प्रूफ हाथ में नहीं लगता है जी, तब तक जांच चलने दीजिए। और रही बात संजय जी की, इन लोगों के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं जी। देश कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ इनको अग्रसर कर चुका है, तो इनको तो एक बैठे बिठाए, इसको कहते हैं ना, बैठे बिठाए एक चीज हाथ लग गया, अब इसको उछालो। हाँ संजय जी आऊंगा, बात तो आ जाने दीजिए आलोक जी की पूरी। जी आलोक जी, इसको खूब उछालो, शायद इससे कुछ वोट हमारे तरफ आ जाए। जी, इसके पहले इन्होंने जेपीसी, उसके बाद ये हिंडरबर्ग, इन्हीं के ग्रुप के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेमानी है, बेकार है, ये सब चीज उठाना, इनको मुंह की खानी पड़ी, ये जवाब देने लायक नहीं रहे। अरे ऐसे कोई आदमी कुछ बोल दे और उस पर हम जांच बैठाने लगे तो रोज ही कोई आदमी कुछ बोलता रहेगा, जांच बैठता रहेगा। नहीं, ये तो आलोक जी प्रधानमंत्री पे इतना बड़ा आरोप लगाना, प्रधानमंत्री पे इतना बड़ा आरोप लगाना, इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। देखिए, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके पास कॉन्क्रीट सबूत हैं जी, then he should go to the court। नहीं, मीडिया में बोल क्यों रहे हैं? हमारा सवाल ये है कि इतने बड़े पद पे वो सीधे मलिक जी आरोप अगर लगा रहे हैं, तो इसकी आप स्वयं यानी सरकार, पीएमओ ऑफिस, ये जांच करनी चाहिए और उनसे सख्ती से पूछना चाहिए। ये आरोप बकौल संदीप चौधरी जी वो अपने को बचाने के लिए लगा रहे हैं जी, कि मैं लोगों की नजर में मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो इसलिए होगी कि मैंने ऐसी बातें कही थी जी। अगर इनके पास कॉन्क्रीट प्रूफ है तो ये कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते हैं, टेलीविजन पर बोल के क्यों रह जाते हैं? लेकिन आलोक जी मेरा सवाल है, अगर आपने कहा बकौल संदीप जी अपने को बचाने के लिए, तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे उस समय, ये उनकी पोल खुल चुकी थी कि इन्होंने बड़ी डील कर ली, तो फिर मेघालय और गोवा का इनका उसके बाद गवर्नर क्यों बनाया गया? तुरंत हटा देना था ना। तहकीकात चल रही थी जी, तहकीकात के दौरान किसी को विक्टिमाइज करना ये नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, ये उनकी गलती होगी, इनको तो उसी समय सैक कर देना चाहिए जी। अगर इस तरीके की बात में ये लिप्त पाए गए थे, इनको तो उसी समय इमीडिएट, जैसा उन्होंने बहुत लोगों के साथ किया है कैबिनेट स्तर पर, पता नहीं किन कारणों से इनको छोड़ दिया, लेकिन अब जो ये कर रहे हैं उसको चीप पॉपुलैरिटी बोला जाएगा। विवादों में है तो विवादों से बचने के लिए, गड़बड़ी की है गड़बड़ी से बचने के लिए, और मैंने आपको कहा ना, पुराने लोग हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, ये सोच रहे होंगे कि सारे अब जो मूड़ी फुटौल कर रहे हैं ये सारे अपोजिशन वाले और ये एकजुट होने की कवायद कर रहे हैं, हो सकता है मुझे ही नेता मान के ये बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दे जी। बहुत सी चीजें हो सकती है। संजय जी एक मिनट, संदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों लोगों को उत्तर आप दे दीजिएगा। जी संदीप जी, आपसे भी वही सवाल है। आपने कहा कि उस समय इनकी जांच हो गई, आके इन्होंने कहा कि दूसरी गनी की सरकार बन जाती, फलाना ठिकाना, जो भी बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी, लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद भी भाई पीएमओ के इशारे से ही न बने होंगे गोवा और मेघालय के राज्यपाल? देखिए त्रिपाठी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सारा देश ये चीज जानना चाहता है कि जब पता चल चुका था तो इनको हटाया क्यों नहीं गया जी, और इनके ऊपर केस फाइल क्यों नहीं हुआ, ये हर किसी के दिमाग में आती है। देखिए, एक इनपुट मिलना और एक परफेक्ट जांच करके सबूत जुटाना दो अलग अलग चीजें हैं।
और आपको बता दूं, राज्यपाल एक ऐसा संवैधानिक पद है, इस पद पे रहते हुए कोई भी इनके खिलाफ, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, कोई पुलिस हो, कोई स्टेट हो, कोई केस दर्ज नहीं कर सकता। ये संवैधानिक एक प्रावधान है जो गवर्नर्स को, राष्ट्रपति को मिला हुआ है। तो पहली बात तो सीबीआई ने उस दिन इनके ऊपर केस दर्ज किया जिस दिन इनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, उसके एक दिन बाद। दूसरी चीज, इसलिए इनको हटाया नहीं गया क्योंकि उस टाइम देश के अंदर आज तक का मुझे लगता है सबसे बड़ी मूवमेंट जो किसान आंदोलन था वो चल रहा था, और ये चूंकि जानते हैं कि चीजों को कैसे कैश करना था, ये किसानों की भाषा बोल रहे थे। अगर इनको उस टाइम हटा दिया जाता तो ये राजनीतिक शहीद हो जाते। और मुझे लगता है जिस तरीके से वीपी सिंह एक टाइम में हीरो बनकर उभरे थे राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगाकर, ये उस मूवमेंट को कैश कर जाते और ये देश का हीरो बन जाता। तो इसलिए इनको कार्यकाल भी पूरा करने दिया गया ताकि सरकार पर किसी तरीके की उंगली ना उठे, और ये लगातार बोलते रहे। अदरवाइज राज्यपाल को हटाना कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात होती है। लेकिन मैं मानता हूं कि बीजेपी सरकार का, इसको बड़ापन कह लीजिए या एक राजनीतिक लंबी सोच कह लीजिए, इनको पूरा कार्यकाल करने का मौका दिया और ये लगातार बोलते रहे। जी जी संजय जी एक बात यहाँ ये भी है कि क्या आप सतपाल मलिक जी का समर्थन करते हैं जिन्होंने बीपी सिंह के साथ राजीव गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा था? मैं समर्थन और उनके विरोध की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो एक आदमी के इतने गंभीर बयान के आधार पर कड़ी से कड़ी जांच की बात कर रहा हूं। जी। या तो वो आदमी झूठ बोल रहा है जी, या वो सच बोल रहा है जी। तो इन दोनों के बीच में आखिरकार तथ्य क्या है? आप मुझे एक बात बताओ, एक कैसी बात करते हैं? ये कहते हैं इनपुट के आधार पर जी जांच नहीं होती, जांच होती है सबूतों के आधार पर। जी। तो ये उस इनपुट को गंभीरता से नहीं लेते, तभी तो इतना बड़ा कांड हो गया पुलवामा का। भाई आएगा आरडीएक्स आएगा, जब हमारे सामने से गुजरेगा तब हम देखेंगे। अभी कौन सा सबूत है हमारे पास? इनपुट ही तो आया है जी। तो मतलब मेरी समझ से परे है कि इतनी बेतुकी बात किसी चैनल पर कोई कह भी कैसे सकता है? दूसरी बात, कौन सी बेतुकी बात हो गई? कौन सी बेतुकी बात हो गई संजय जी? कौन सी बेतुकी बात हो गई? एक मिनट, मेरी को बात तो पूरी करने दीजिए। जी, आपने कहा ना कि बेतुकी बात, ये हमने सवाल किया कि कौन सी बेतुकी बात? मैं बताता हूँ बेतुकी बात मैं बता रहा हूँ ना बेतुकी बात क्या है। जी। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना सर। अब मैं देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। जी जी जी। मैंने आपको पूरा ध्यान से सुना था, तो मैं सब जवाब दे दूंगा। संदीप जी सुन लीजिए, संदीप जी मैं फिर मौका दे दूंगा। संदीप जी सुन लीजिए पहले संजय जी की बात। देखिए मैं क्या है, मैं कोई बेतुकी बात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी तुक की बात कर रहा हूँ कि कोई आदमी अगर इतने गंभीर मुद्दे पर इतने बयानबाजी कर रहा है तो उस आदमी के खिलाफ आप कड़ी से कड़ी जांच क्यों नहीं करवा रहे? जी, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा के समर्थक जो कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे, उनको तो मैं आज एक बात के लिए बधाई दे दूं, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की गलती मानी है। नहीं तो भाजपा में तो नीचे से लेकर ऊपर तक किसी की मजाल ही नहीं है नरेंद्र मोदी की गलती मान ले। कौन सी गलती? तो ये तो न हटाने की, उनको नहीं हटाना, नरेंद्र मोदी की गलती हो सकती थी। जी। मतलब कोई आदमी देश के सर्वोच्च सुप्रीम पद के ऊपर इल्जाम लगा रहा है इतना गंभीर, उसके बावजूद वो बना हुआ है। तो भैया कहाँ गंभीर आरोप तो बाद में लगाए, हटने के बाद गंभीर आरोप लगाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करा लो ना, क्योंकि भाजपा अगर जांच कराएगी तो आप जानते हो कैसी जांच कराती है। जी। अच्छा, दूसरी चीज, जिस हल्ले की बात कर रहे हैं, बोफोर्स को लेकर कैसा हल्ला मचा था, 2G फूजी को लेकर क्या हल्ला मचा था, उसके बाद नतीजा क्या निकला? किसानों के आंदोलन को लेकर इनने क्या क्या नहीं कहा, देश के नागरिकों को खालिस्तानी आतंकवादी कह दिया, सब कुछ कह दिया। उसके बाद चुपचाप सिर झुका के कानून वापस ले लिए। तो आप समझो ना कि कुछ है ही नहीं नाम पल्ले, केवल अभी तो सतपाल मलिक की बात हो रही है, सतपाल मलिक की बात हो रही है। तो सतपाल मलिक का नाम तो एक किसान। चलिए, तो इसके आप ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाए सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में? चलिए, वो मैं पूछ लेता हूँ आलोक जी से। आलोक जी, जांच होनी चाहिए? कोई भी चीज अगर पाई जाएगी कि उसमें जांच की जरूरत है तो होगी।
नहीं। लेकिन जांच की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है, उसका रिपोर्ट आएगा, उस पर आगे बातें आधारित होगी। इन 8 सालों में पहली बार सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर किसी ने आरोप लगाए, अभी तक 8 साल में कोई आरोप नहीं लगे। तो उसमें उन्होंने यहां तक का आरोप लगा दिया कि भ्रष्टाचार से उन्हें बहुत ज्यादा परहेज नहीं है। तो क्या नहीं लगता आपको कि सीधे सीबीआई संज्ञान में ले ले या कोई दूसरी जांच एजेंसी संज्ञान में ले और इसकी जांच करे, सतपाल मलिक से सख्ती से पूछताछ करे, जिस तरह भी करना हो पूछताछ करे, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सतपाल मलिक से त्रिपाठी जी पूछताछ जारी है जी, और ये सारी चीजें पूछताछ में सामने आएंगी जी। जी मुझे इजाजत दीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट हम पहुंचना किसी है। चीज को छोड़ेंगे नहीं। जी। उन्होंने हमारे सबसे उच्च स्तर पर बैठे व्यक्ति पर उंगली उठाई है, जी। इस बात का इनको जवाब देना होगा, उसके तथ्य पेश करने होंगे। जी चलिए, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम इस तरीके का नहीं है कि हम उनका गला घोंट दें या कुछ ऐसा करने लगे। हम उसका इंतजार करेंगे और सही समय आने पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो इनके साथ किया जाएगा। चलिए जी। संदीप जी क्या कहना चाह रहे थे, थोड़ा संक्षेप में? त्रिपाठी जी, मैं यही कहना चाहता था कि इनका अगर आप राजनीतिक इतिहास देखेंगे, सबसे पहले चौधरी चरण सिंह ने इनको जी विधायक बनाया था, और फिर जब अजीत सिंह अपनी पढ़ाई करके इंडिया आए तो इनका जो चाल चरित्र और चेहरा था वो अजीत सिंह के भी खिलाफ था, और चौधरी चरण सिंह ने इनको पार्टी से निकाला था। और इनको जो लोगों से चौधरी साहब को जानकारी मिली थी, चरित्र की भी जानकारी मिली थी, पैसा लेने की भी, भ्रष्टाचार के भी इनके ऊपर आरोप थे, तब वहां से इनको निकाला गया था। उसके बाद आपने देखा ये समाजवादी पार्टी में भी रहे, ये कांग्रेस में भी रहे, और इन्होंने किस तरीके से बोफोर्स तोप वाले मामले को उठाया था वीपी सिंह के साथ मिलके, और आज इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो इनकी बातों पर आप कितना यकीन करोगे, कौन से स्टेटमेंट पर यकीन करोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा, उसका विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। अगर इनके कोई 4 तो भी आप मुझे सच्चाई दिखा दो, 2 स्टेटमेंट इनके सच दिखा दो, तो हम तीसरे पर भी यकीन कर सकते। चलिए, अनुपम जी एक बार आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जब वो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको मैंने भी थोड़ा सा देखा था, जहाँ ये घटना हुई है, बाद में गया, रोड मिलती है, सड़क मिलती है। जब कन्वाई उस दौरान जब ये घटना नहीं हुई थी, तब जब कन्वाई निकलती थी तो निश्चित रोड खुली रहती थी, लोग आते जाते थे। लेकिन इस घटना के बाद से जब भी कन्वाई निकलती है तो पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। ये एक चूक हुई है कि नहीं हुई है? उस समय भी अगर ट्रैफिक रोक दिया जाता तो शायद ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से इंटेलिजेंस फेल्योर तो इस घटना में था जी। आज हम लोग सत्यपाल मलिक और प्रधानमंत्री मोदी के आपसी संबंधों की चर्चा कर रहे हैं, उससे बेहतर होता अगर हम इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर बात करते। अगर हम ये देखते कि उसके बाद से, उस घटना के पहले और उस घटना के बाद कितना इंटेलिजेंस को पुख्ता किया गया है, या जो कमियां थी क्या उनको दूर किया गया है। और सबसे बड़ी बात, उन 40 परिवारों का क्या हुआ जिनके जवानों ने, जिनके परिवार के वहां पर अपनी शहादत दी। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज्यादा बात करते हैं। हम लोग राजनीतिक चर्चाओं में उलझ करके असली बिंदु को पीछे छोड़ देते हैं, और असली बिंदु होता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में काम कर रही हैं, और किस तरह से अपने जान को जोखिम में डालकर काम कर रही हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि उस समय शायद कुछ लूप होल्स रहे होंगे, तभी बहुत बड़ा लूप होल था, तभी 300 किलो आरडीएक्स उस कॉन्वॉय में पहुंचा, क्योंकि ऐसा नहीं पहली बार वहां से कॉन्वॉय जा रहा था। वहां पे कॉन्वॉय लगातार चलते हैं, सिर्फ वही नहीं, देश के विभिन्न भागों में अलग अलग जगहों पर आर्मी, सीआरपीएफ और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस अपने कॉन्वॉय को लेकर के चलती हैं, बाई एयर लेकर के जाती हैं, बाई रोड लेकर जाती हैं, इवन बाई ट्रेन लेके जाती हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, जहां भी किए गए रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक फेलियर हुआ, और उस फेलियर की जांच हो रही है। आज कई साल होने जा रहे हैं और आज भी जांच ही हो रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जांच कब तक चलती रहेगी, कब तक उन 40 जवानों की शहादत को हम लोग सिर्फ इसलिए याद करते रहे कि वो बहादुर जवान अपने कॉन्वॉय के साथ जाते हुए शहीद हो गए। तो ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। दशकों में पहली बार भारत सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ। संदेह हमने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान के हैंडर्स दिया, और करीब वहां पर कई लोगों की नामो निशान मिटा दिए। लेकिन वहां पर बात खत्म नहीं हो जाती। बात हम जब भी करें तब हम उन 40 जवानों के बारे में जरूर याद करें, और जांच का कहीं ना कहीं अंत जरूर होना चाहिए, वो निरंतर चलती नहीं रहनी चाहिए। जवानों की आत्माएं हमसे आज ये सवाल कर रही हैं। जी
श्रीवास्तव जी, जवानों की आत्माएं सवाल कर रही है तो है ही, लेकिन आपकी दूरदर्शिता का सवाल है, आपसे कर रहा हूं कि आगे इस मुद्दे पे क्या होना है, सतपाल मलिक जी वाला मुद्दा। देखिए त्रिपाठी जी, अनुपम जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इंटेलिजेंस फेल्योर जरूर थी तभी ये सब हुआ, और बात भी सच है। जी। देश के कई हिस्से में अंदर भी देखिए, बहुत सारे नक्सलाइट बेल्ट में जाइए तो वहाँ भी कई बार हमले हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे आगे क्या हुआ। और एक सवाल और उन्होंने खड़ा किया कि 8 साल हो गया जांच, जी अभी चली रही है। जी हमारे 40 जवानों की शहादत की जांच अभी तक चल रही है, जबकि गंभीर मुद्दा है। तो इस पर आना चाहिए, सरकार को इनमें गंभीरता से लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि इस पर आगे क्या होगा। देखिए साहब, एक चीज़ तो पक्की बात है कि सत्यपाल मलिक ने सबसे पहली बार खुल करके प्रधानमंत्री जी को टारगेट किया है। और जी। टारगेट इसलिए कि भ्रष्टाचार को भी देखिए किया है। और भ्रष्टाचार वाला मामला वो गोवा में जब राज्यपाल थे तब का उठाया उन्होंने, कि हमने उनसे बोला, कई बार बताया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को परहेज नहीं है। अब ये सब तो देखिए पॉलिटिकल होगा ही होगा। जी हमारे मीडिया सलाहकार चाहे जितनी भी बात कर लें, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर लें, या कोई भी कर ले, राजनीति तो हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से खेलती हैं। और जनता को किस तरह से कौन जो पटा ले जाता है, उसको समझा ले जाता है, एक परसेप्शन क्रिएट करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आने वाले समय में जांच पड़ताल इनकी चाहे जितनी भी कर लें, या सीबीआई चाहे कितने भी आगे पीछे हो जाए, लेकिन एक मुद्दा तो सामने आ ही गया है और खड़ा हो गया है। और इसको जो है, इसकी सफाई करने का काम किसका है? भारतीय जनता पार्टी। और ख़ास करके जब पीएमओ के ऊपर सवाल खड़ा होता है और प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है, वो भी संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति सवाल करता है, तो बात तो बहुत दूर तक जाती है। जी। और इस पर ज़रूर कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये गंभीर राजनीतिक मुद्दा बनेगा। ये 2024 तक जाएगी भाई? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका, संजय जी आपका, अनुपम तिवारी जी आपका, और आरपी श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने बात की सत्यपाल मलिक और उनके लगाए आरोपों की। अब सत्यपाल मलिक के आरोपों में कितना दम है, ये तो खुद सत्यपाल जानते हैं या फिर पीएम मोदी और भाजपा के कुछ नेता। लेकिन इस मुद्दे पर जो सियासत हो रही है वो आगे और क्या रंग दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।